चलिए, कल पढ़ा जा रहा था टेलीस्कोप के बारे में, है ना। थोड़ा नॉइज पोल्यूशन होने की वजह से वो टेलीस्कोप की क्लास बंद करी गई थी। आज पढ़ते हैं भाई टेलीस्कोप। और कौन सा टेलीस्कोप है? रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग? परावर्ती या अपवर्ती? अपवर्ती यानी रिफ्रैक्टिंग, जिसमें केवल और केवल यूज करा जाएगा, केवल और केवल किसका यूज करा जाएगा? लेंसेज का, उत्तल लेंस का यूज करा जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत दूर होता है, लगभग इन्फिनिटी पर, तो हमने एक लाइन बना ली लेंस को, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, रचना कैसे होती है। तो डबल बाई कन्वेक्स लेंस, सामने वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट वहां है उसको देखने के लिए लेंस बहुत बड़ा लगाएं, बहुत छोटा लगाएं। लेंस सामने वाला बहुत बड़ा लगाने का रीजन क्या पता है हमको? बड़ा बनाने का रीजन ये है ताकि उसका व्यू ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा रेज को कैप्चर करेगा। क्योंकि भाई उतना दूर है, तारे वगैरह, शुक्र ग्रह वगैरह जो वीनस वगैरह हैं इतना दूर पर हैं कि उनसे आने वाली रेस हमारी आंखों तक पड़ ही नहीं रही है। तो अगर आप बड़ा लेंस लेंगे तो अगर उसका अपर्चर बहुत बड़ा होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रेज उसके ऊपर आकर के गिरेंगी और कहीं जाकर के कन्वर्ज होंगी, इकट्ठा होंगी, तो उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। इसलिए जानबूझ के हमने सामने वाला लेंस कैसा ले रखा है? लॉन्ग, ज्यादा फोकल लेंथ का, है ना, ज्यादा फोकल लेंथ। यार सही बना है? ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा लेंस। इस लेंस का क्या नाम रखोगे? व्हाट इज द लेंस? नेम ऑफ दिस लेंस? कॉन्वेक्स थोड़ी कहोगे, ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, अभिदृश्यक कहते हो इसको। क्यों? क्योंकि ये किसके पास होता है? ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा अभिदृश्यक। इससे आ रही है पैरेलल रेज, है ना, इससे आ रही है पैरेलल रेज, काफी दूर से आ रही है, इन्फिनिटी भी मान सकते हो, है ना, लेकिन काफी दूर से आ रही हैं। मान लो इन्फिनिटी से ही आ रही हैं। कहां से आ रही है? अब इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती है, तो पैरेलल आएगी तो कहां पे मिलेगी? इसके फोकस पर मिलेगी। तो ये देखो, एक रेस ऐसे आ रही है ये, और दूसरी ऐसे आ रही है ये। अब क्या होगा? ये कहां से जाएगी? थोड़ा सा डिबेट होगी, है ना। पैरेलल आने वाली केवल फोकस से जाती है, इसके अलावा कोई नहीं। ये एक दूसरे, कौन किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली। ठीक है, तो ये चुपचाप थोड़ी सी डिबेट हुई और यहां पर जाकर के इमेज बन रही है। ये पहली इस लेंस की इमेज बनी। अब इस लेंस की जो इमेज बनी, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट रहा होगा, ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बना? ए डैश। और कहां पर बना? ये फोकस पर नहीं बना, फोकल प्लेन में बना। फोकल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पर जो कहां से बनता है, मुख्य फोकस से खींचा जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, वो है फोकल प्लेन। यहाँ पर बना, है ना। और यहाँ पर बनने के बाद हमने लिखा इसको हाइट ऑफ इमेज। समझ में आया? ये हाइट ऑफ इमेज लिखा। और बना कहाँ पर? क्या ये एफ ओ पर बन रहा है? क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, ज़्यादा दूर कितना हो सकता है? इन्फिनिटी तो हो सकता है, तो वहाँ से आ रही है, एफ ओ पर बना। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा कि जो बगल वाला लेंस है, जो बगल इसके दूसरा लेंस है, वो बड़ा लगाएंगे या छोटा? छोटा इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये छोटा सा बना है, अभी बहुत छोटी सी इमेज बनी है, बहुत बड़ी इमेज नहीं बनी है, तो इसलिए दूसरा लेंस लगाएंगे। और दूसरा लेंस इस हिसाब से लगाएंगे कि जो उसका एफ ई होगा, आईपीस का जो एफ ई होगा, एफ ओ के राइट में रहे या लेफ्ट में आ जाए? एफ ई क्या छठवां केस का यूज करना चाहोगे? क्योंकि बिना स्क्रीन की इमेज बनाना है तो छठवें केस का इस्तेमाल करा जाए और वर्चुअल इमेज बनेगा और जैसा है वैसा दिख जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कोशिश करेंगे, याद होगा तो आप सबको ये वाला केस, है ना, ये होता है आपका 2f1, ये f1, ये f2, ये 2f2, है ना। तो अगर आप छठवें केस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस वाले केस का, तो आपको इधर ही इमेज मिल जाती है, थोड़ी सी इनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज मिल जाती है। मिरर में उस पार चली जाती थी, इसमें इधर ही रह जाती है ना। ये इमेज फॉर्मेशन, ये सब 10th में ही सिखा दिया जाता है आप लोगों को, इमेज फॉर्मेशन वगैरह। और अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, सीख लेना इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, उसके बाद यहाँ पर आना, तो ये तुम्हें ये जो टेलीस्कोप है बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक, अब हमने जानबूझ के छठवें केस की मदद लेने की कोशिश करी और इसके सामने रखा हमने एक इससे छोटे, इससे कम फोकस दूरी का, छोटे द्वारक का, कम अपर्चर का एक हमने रखा इसके सामने। कैसा लेंस? छोटा सा लेंस, जिसका नाम पड़ेगा आई पीस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में नेत्रिका लेंस। क्यों बोलते हैं नेत्रिका? क्योंकि ये किसके पास होता है? नेत्र के पास होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया आई पीस। इसका नाम आप लोगों ने मुझे बताया ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर ई के नाम से। जो इसका एफ ई है, आप जानबूझ के इसको खिसका करके
इतना करीब लाएंगे कि जो इसका एफ ई है वो क्या यहाँ पड़ जाए, है कि नहीं है, तो उसका जो हो गया एफ ई यहाँ पड़ गया। अब एफ ई यहाँ पड़ गया तो ये ऑब्जेक्ट पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है भी कहाँ, एफ ई फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और जब बीच में होगा तो ये वही होगा लास्ट वाला केस तुम्हारे लिए। और क्या इमेज इधर ही बन जाएगी वर्चुअल, तो जो सीधे गई वो सीधे ऐसे चली गई, और जो ऐसे जा रही है ध्यान से देखो, इन दोनों में कहीं आगे मिलान नहीं पॉसिबल है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो दिमाग में बात आई कि पीछे देखा जाए तो वहाँ जो आँख देख रही है उसको ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट ये जो हमें दिखेगा वो यहाँ कहीं से आता हुआ नजर आएगा, कुछ इस हिसाब का। अब यहाँ से अब आप देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, ये नजर आएगा, फाइनल इमेज नजर आएगी, हमेशा आपको ये नजर आएगा। और अब आपको क्या लगेगा कि जो वहाँ उतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है ना बेनिफिट इसका। तो अब छोटे की काफ़ी है, बहुत बड़ा, लेकिन हमारे लिए तो छोटा है ना, तो छोटे की इमेज थोड़ी सी बड़ी और थोड़े की इमेज की और बहुत बड़ी। तो आपके पास बन गया एच आई डैश, ऑब्जेक्ट बना ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर है। और बाकी जो भी चीज़ लिखना चाहो तो अब सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अल्फा के बारे में बात करी जाए कि इसकी जब मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करेंगे तो अल्फा कैसे लिखा जाएगा। अल्फा के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि अल्फा क्या होता है, ठीक है। और बीटा तो सबको पता है, बीटा किसे कहते हैं, जो इमेज द्वारा आँख पर एंगल बनता है। क्या ये इमेज है, ये भी इमेज है, तो इमेज के द्वारा जो आँख पर एंगल बनेगा क्या ये वाला बीटा होगा। तो बीटा लिखने में तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आया कि इसका अल्फा कैसे डिफाइन करेंगे। आप लोग सोचो इसका अल्फा डिफाइन करने का क्या तरीका होता था। उसमें क्या था, माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जेक्ट जानबूझ के कहाँ रखते थे, क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम उनको पास ही रख के देखना चाहेंगे या दूर रख के देखना चाहेंगे, पास ही। इसलिए जानबूझ के अल्फा कब डिफाइन करा, जब 25 पर हो। यहाँ आप इसको चाह करके भी 25 पे ला सकते हो क्या, अब 25 पे ला ही पाते तो फिर इसको हटा के ऐसे ना देख लेते हैं। 25 पे ला सकते थे, नहीं तो क्या ये वाकई में इन्फिनिटी पर है। और जब इन्फिनिटी पर है तो इसका मतलब है इसको वहीं रहने दिया जाए, इसको पास लाया नहीं जा सकता। तो फिर इसके लिए अल्फा डिफाइन करा जाता है जहां पर है रियल पोजीशन पे, अपनी इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन जहां पर है वहीं पर डिफाइन कर दो अल्फा। यानी कहां पर रखा हो, जब इन्फिनिटी पर, अल्फा वहीं पर डिफाइन करते हैं। कहां पर डिफाइन करा जाता है, जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर हो, अपनी वास्तविक स्थिति में हो, तब डिफाइन करा जाता है अल्फा। टेलीस्कोप के केस में, टेलीस्कोप में 25 पर नहीं लाया जाता, जहां पर है वहीं पर बता दो अल्फा। क्योंकि आप खुद ही सोचो, आप वीनस देखने की कोशिश कर रहे हो यहां से ऐसे, तो वही जो आंखों पर एंगल बनाएगा उसी को तो मैं अल्फा लिखूंगा, उसी को क्या लिखा जाएगा, अल्फा। सीधी सी बात है। और सोचो मान लो ये वीनस है यहाँ पर, और मेरी आंखों पर जो रेस चल आ रही है, रेस, ये तो मैंने लेंस वगैरह लगा दिया, वो बात अलग की हो गई, बट ये मेरी आंखों पर चल रही है, रेस आ रही है। वीनस ने रेस दिया और ये रेस आ रही हैं, मेरी आंखों पर आने से पहले आएंगी, तो फिलहाल आंखों पर सोचो अगर ये सब हटा दिया जाए तो आंखों पर क्या यही वाली रे आएगी ना, बहुत कम आएगी, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है कि नहीं है। तो यही रेस हमारी आंखों पर आ रही है, इसलिए। और क्या ये अपने ओरिजिनल स्टेट में है, ओरिजिनल पोजीशन पर है कि नहीं है, वास्तविक स्थिति में है कि नहीं है, वास्तविक स्थिति में है, तो जहां पर है वहीं बना दो अल्फा, और इसको मैंने लिख दिया अल्फा। क्या ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है कि नहीं है, तो अल्फा इधर डिफाइन करना पॉसिबल है नहीं। क्या ध्यान से देखो, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल नजर आया कि नहीं आया, शीर्षक में कोण, यानी अल्फा इधर ना देखें, क्या अल्फा राइट साइड में देख लिया जाए। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अल्फा डिफाइन कहाँ करा जाएगा, जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अपनी वास्तविक स्थिति में हो, ओरिजिनल पोजीशन पर हो, यानी इन्फिनिटी पर ही हो। तो ये जनरल केस इसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला, 25 वाला, इसके लिए जनरल केस क्या इन्फिनिटी वाला हो जाएगा। तो जब आपको टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पूछेगा तो आप हमेशा बताना जब फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर। समझ में आई बात ना, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो। अल्फा यहाँ वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, कहाँ वाला सिलेक्ट करेंगे, इसके अरे इन्फिनिटी पर है भाई, HO अपान ऐसा करोगे तो जन्म बीत जाएगा, इसलिए अल्फा इधर रख दिया मैंने घुमा करके। क्या बात समझ में आई ना, आसान था सारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, अल्फा बीटा वगैरह के बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत। जो पॉइंट्स आपको डिस्टेंस वगैरह लिखनी हो, डिस्टेंस लिख दीजिए। क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ध्यान से देखना, क्या FO है, अच्छा FO बोलो या VO बोलो, कोई दिक्कत। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज का फोकस पर ही बनती है, तो VO, समझ में आया ना ये चीज। तो यही आपका क्या है, आपका VO। अरे बेटा यहीं पर तो, इससे इमेज यही तो बन रही है ना, ठीक है। यही FO, यही VO। ये क्या चीज है, इतनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां ये देख लिया कर, क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपकी FE। अच्छा, यहां से
यहां तक की डिस्टेंस का नाम है u। ये दिख रहा है ना सबको? इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ही होगा, तो इसका नाम रखा जाएगा ue। और कोई चीज छूट रही है तो बताइए। hi ये भी है, hi ये भी है, और hi डैश लिख दिया। अच्छा ये नीचे वाला, हाँ यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम होगा VE, क्योंकि आईपीस की इमेज है। क्या ये समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? सारी चीजें जो भी लिखी गई UE, UO, VO, UO तो इन्फिनिटी है, तुम्हें पता है, उसके लिए मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने अल्फा उधर हटा करके इधर कर दिया। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखी जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे? विजुअल एंगल, बीटा तो लिखोगे ना, विजुअल एंगल मेड बाई इमेज बाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बीटा अपॉन अल्फा, विजुअल एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी और ओरिजिनल पोजीशन। तो बीटा लिखने का तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे यहां? क्या लिखोगे आप लोग? विजुअल एंगल ऑफ इमेज, प्रतिबिंब द्वारा इमेज फॉर्म्ड बाई, मेड बाई या फॉर्म्ड बाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी बीटा अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहीं पर नहीं रुकता, उसमें माइक्रोस्कोप में यहां पर रुके थे और आपने लिखा था जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां ऐसा नहीं लिख सकते, यहां आपको लिखा जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन इट इज एट ओरिजिनल लोकेशन या पोजीशन लिख दो, है ना, ओरिजिनल लोकेशन आप इंफिनिटी लिख दो, है ना, ये वाला हो जाएगा। ये जरूरी चीज था, जब वो अपनी वास्तविक स्थिति में होता है तब हम बताते हैं m इज टू बीटा अपान अल्फा। तो फार्मूला तो वही आएगा आपका, m इज टू बीटा अपान, ये कहीं नहीं जा रहा फार्मूला, बट अल्फा लिखने का कॉन्सेप्ट दोनों जगह के लिए अलग अलग है। इसी से तुम्हारे न्यूमेरिकल लग सकते हैं, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए मजबूत रहते हैं, है ना। तो अब लिखते हैं हम लोग, चलो सब लोग बताओ, tan अल्फा। tan अल्फा क्या अप्रोक्सीमेट अल्फा लिखोगे? कितना आएगा? HI अपॉन FO, या VO जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, HI अपॉन FO लिख दो, HI अपॉन FO, ठीक है। VO इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि UO कंफर्म नहीं है, बट VO ही FO है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, उस वाले ट्रायंगल में tan बीटा लगा दो, tan बीटा क्या अप्रोक्सीमेटली बीटा होगा, है कि नहीं है? कितना इक्वल लिखा जाएगा? HI अपॉन UE या FE? क्या HI अपॉन UE? तो मैंने लिखा HI अपॉन UE। फार्मूला क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर का? बीटा अपॉन, तो जब मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे सर बीटा अपॉन अल्फा मतलब HI अपॉन UE पूरे का बटा HI अपॉन FO। क्या HI से HI चला जाएगा, क्या आएगा? FO अपॉन UE। याद करो सिंपल मैग्नीफिकेशन, सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस जो था वो सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर कुछ ऐसी आती थी D अपॉन UE, D अपॉन, जब सिंपल वाला था वैसे ही थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, FO अपॉन UE करके आ रहा है कि नहीं है? तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी जो आई, मैंने लिखा m इज इक्वल टू FO अपॉन UE, ये आई मैग्नीफाइंग पावर। अब हम इसके लिए केस कर लेते हैं। सबसे पहला केस सबको पता है ना, केस 1, हाँ केस 1। इसके लिए कौन सा केस 1 करोगे? रिलैक्स आई वाला, क्योंकि इसके जनरल केस कर लो, पहले तो जनरल केस निपटा लिया करो। केस 1 बोलो, केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, सॉरी व्हेन फाइनल इमेज इज मेट एट इंफिनिटी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम नहीं, अनंत पर बन रहा हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनवा दो? अनंत पर। केस 1 इसके लिए ये वाला कर लेता हूं मैं, है ना, जनरल केस सबको पता है फिलहाल। तो फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, श्रांत नेत्र के लिए V इज इक्वल टू कितना? V इज इक्वल टू कितना? अरे रिलैक्स आई, आराम वाले नेत्र के लिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बाकी U की जगह पर माइनस UE रहेगा ही, है कि नहीं है? और F की जगह पर प्लस FE रहेगा ही। क्लियर है सबको? F की जगह पर प्लस FE रहेगा। अब लिखोगे 1 अपान V इज इक्वल टू 1 अपान, सॉरी सही है फार्मूला, 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान F की जगह पर FE, V की जगह पर VE, और V है कितना? माइनस इंफिनिटी
यू की जगह पर माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस, क्या यू ई की जगह पर एफ ई, यू ई की जगह पर, तो यू ई की जगह पर एफ ई, मतलब जहां यू ई है वहां क्या लिख दूं, एफ ई। अब मेरे पहला केस के लिए मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, तो मैंने लिखा मैग्नीफाइंग पावर पहला, यहां पर क्या लिखा जाएगा, एम इक्वल्स टू, अरे ये मैं टू क्या लिखूंगा बेटा, एफ ओ अपॉन एफ ई। याद करो तुमको फार्मूला पढ़ाया था एम ओ एम ई, वहां मोमी आता है, यहां फोफी आता है, दिख रहा है क्या, एफ ओ, लेकिन वहां मल्टीप्लाई था, यहां नहीं, तो तुम फोफी के चक्कर में एफ ओ इंटू एफ ई कर दो, कहो सर मैग्नीफाइंग पावर आ गई मेरी, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो मैंने लिखा m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, ये पहले केस में है, जनरल केस, यही जनरल केस है। अगर सवाल दे दे कि माइक्रो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बताओ, सवाल अगर आए कि टेलीस्कोप की दूरदर्शी की क्या बताओ, आवर्धन क्षमता बताओ, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये भौरा मुझे परेशान करने आया क्या, सूरज के सामने आया है जलने, जल जाएगा बेटा, जल, फेमस होने आया है, ये भी सोचता था कि रिकॉर्डिंग ये भी पढ़ रहा है आपके जैसा। तो यही जनरल केस है, अगर न्यूमेरिकल आया और न्यूमेरिकल में बोला कि मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करो, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूला लिखना, एफ ओ, अरे ये नहीं लिखा जाएगा एफ ओ, ये भी नहीं लिखा जाएगा, कहां गया, एफ ओ अपॉन एफ ई, ये लिखा जाएगा। आसान था, सबसे आसानों में से आसान था, इसका फार्मूला उससे ज्यादा ही आसान है, क्योंकि उसमें तुम लोग फार्मूला लिखते हो वी ओ अपान एफ ओ इंटू डी, वी ओ अपान यू ओ डी अपान एफ ही करते हो, डी अपान यू उसमें आता है इन्फिनिटी वाले पर। तो ये आपके पास आ गया पहला फार्मूला। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस, दूसरा केस बोलो, दूसरा, चलो बताओ। अच्छा इसमें एक चीज छूट गई क्या, लेंथ छूट गई क्या, हाँ लेंथ छूट गई क्या, लेंथ कितना होगा यही देख दो, लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ कितनी है, वीओ प्लस एफ ई या यूई, सबसे अच्छा होगा एफ ओ प्लस यूई, क्या सबसे अच्छा है। तो अगर यहां पर केवल मैग्नीफाइंग पावर ही ना लिखूं, लेंथ भी लिख दिया जाए, तो मैं लिखूंगा, अरे इधर देखो कितना आसान फार्मूला, जो ऊपर लिखा है वही नीचे कर देना है, जो ऊपर लिखा है वही मुझे जोड़ देना है, एफ ओ प्लस यू ई, मुझे इसको जोड़ देना है, लेंथ में कोई झंझट ही नहीं, कोई झमेला ही नहीं। बताओ पहले केस में लेंथ क्या लिखी जाएगी, पहले केस में लेंथ क्या लिखी जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू, देख के बता दो तुरंत सीधा आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, गधे बुद्धि वाले इंसान भी बता सकते हैं इसको, एफ ओ प्लस, क्योंकि यू ई को लिखा गया है एफ ई, तो सीधे मैंने लिखा एफ ओ प्लस एफ ई, ये हो गया पहले वाले केस में। बोलो सेकंड केस इमेज कहां बनाऊंगा, केस टू, जब फाइनल इमेज कहां बने, कितने पर, माइनस डी, क्या -25 पर बनाया जाए, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, फिर से जो एक बार कर चुके हो वही दोबारा ध्यान से करना है। क्या लिखा जाएगा बताओ, 1 अपान एफ इज टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, सही है। v की जगह f की जगह पर एफ ई, v की जगह पर वी, v है कितना माइनस डी, u की जगह पर यू ई, लेकिन कैसा यू ई, माइनस यू ई, तो माइनस यू ई रखोगे तो अपने आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस। अगर ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 1 अपान एफ, ये 1 अपान डी उधर गया, तो तुम्हारे पास 1 अपान यू ई इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी, का ये फार्मूला बना डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई, समझ में आया चीज, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। और इस हिसाब से क्लियर है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आसान था, समझ में आया ना ये कैसे आया, d प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। अब मुझे अगर सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे 1 अपान यू ई पता है, वो देखो एफ ओ अपान यू ई, तो मुझे यू ई ही देखना पड़ेगा। बोलो यहां से यू ई बराबर क्या है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, यू ई की वैल्यू क्या है
डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। चलो यूई की वैल्यू आई डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा इसको, जहां यूई है वहां वो रखने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो, फार्मूला है एफ ओ अपॉन यूई, उसको ध्यान से देखना बस, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ चलो लिखो, क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यूई की जगह पर लिखूंगा डी एफ ई अपॉन डी प्लस, क्या डी प्लस एफ ई ऊपर चला जाएगा, डी प्लस एफ ई। अगर ध्यान से देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ ध्यान से देखो, अगर जानबूझ के डी को बाहर लेकर आऊं तो यहां 1 आएगा, यहां प्लस एफ ई अपॉन, क्या डी से डी चला जाएगा, और फार्मूला जैसे यहां है एफ ओ अपॉन एफ ई, सिमिलर एफ ओ अपॉन एफ ई यहां भी बन रहा है। और जैसे उसमें माइक्रोस्कोप वाले में याद होगा तुम लोगों को 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आता था, बस यहां आएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, इतना सा अंतर आएगा। अगर आप समझ गए होंगे तो मैं सीधे फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सीधे ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन डी एफ ई, अंदर से कॉमन किया d, अंदर से क्या कॉमन किया d, क्या बचेगा अंदर, यहां तो बचा 1, यहां कुछ नहीं है तो शहीद हो गया, तू तो शहीद ना हो बस। एफ ओ अपॉन, तो m का फार्मूला आया एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस डी अपॉन, माइक्रोस्कोप वाला लिख दिया एफ ई, एफ ओ अपॉन डी, एफ ई अपॉन डी, ये है मैग्नीफाइंग पावर। अब बचा क्या, लेंथ। लेंथ क्या होता है बेटा, एफ ओ प्लस यूई, तो लेंथ लिखा जाएगा एफ ओ प्लस यूई की वैल्यू कहां है, ये लिखा है, तो यूई की वैल्यू लिखा जाएगा डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ये लिखा जाएगा आपका आंसर। आसान था, ये था टेलीस्कोप के बारे में, और कुछ खास बातें अभी बची हुई हैं टेलीस्कोप के बारे में। ओवरऑल अच्छा, जितना डेरिवेशन आपको दिया गया, जितना फार्मूला दिया गया, इस फार्मूले को जब लगाने बैठोगे तो आप लोग क्या करोगे, सब कुछ साइन के साथ रखोगे, बिना साइन के साथ, साइन के साथ, किसके साथ नहीं रखोगे, बिना साइन के रखोगे। क्यों, क्योंकि जब आप फार्मूला डिराइव कर रहे हो तो क्या आप जानबूझ के साइन क्या पहले ही कंसिडर कर ले रहे हो, तो इसलिए इस टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, कोई भी फार्मूला यूज करना जो डायरेक्ट डिराइव करके बताया गया हो, मैग्नीफाइंग पावर का या लेंथ का, साइन के साथ रखोगे बिना साइन के साथ, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, सीधे वैल्यू देखो सीधे लिख दो, बिना साइन के लिखना आ जाए, ठीक है। केवल रे ऑप्टिक्स में ऊपर प्रिज्म तक रहना साइन वाले में, अब प्रिज्म में भी साइन की तुम्हें बहुत कम जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जरूरत पड़ेगी केवल रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, केवल वहीं तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।